नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपकी पॉलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आई है। इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिटी को रैपिड रूप से रिवीजन करेंगे। ये आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर बिहार दरोगा, बिहार SSC, पुलिस कांस्टेबल, SSC GD कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्लास आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, संविधान सभा के इतिहास से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। अगर आपको पूरी थ्योरी क्लासेस पढ़नी है तो हमारे चैनल पे सफलता सीरीज चल रही है, उसमें हर चीज़ की थ्योरी क्लासेस चल रही है, उसको देख लीजिएगा। PDF इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी अगर, तो फिर नौजवानी कहाँ। ये टाइम है, यूटिलाइज कर लीजिए। जो आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं ना आपके एग्जाम के, अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। जो पड़ोसी, जो दोस्त, जो रिश्तेदार आपसे कहते थे ना कि आपसे ना हो पाएगा, उन्हें ही करके दिखाना है और हर हाल में कर दिखाना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान नियमों विनियमों का एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर किसी भी देश की सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान की मांग हमने भारतीयों ने समय समय पर की। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित किया तथा संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से मांग की। इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से मांग की। सबसे पहली बार 1934 में वामपंथी नेता MN रॉय ने संविधान सभा की मांग प्रत्यक्ष रूप से की। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जो हम अपना संविधान बनाएंगे ना, बिना किसी बाहरियों के हस्तक्षेप से हम भारतीय बनाएंगे और भारतीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य होंगे, इनका निर्वाचन कैसे करेंगे, तो इनका निर्वाचन हम वयस्क मताधिकार के आधार पर करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, हमने मांग तो मांग ली, मांगे तो हम बहुत सारी मांगते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया, तो अंग्रेजों ने पहली बार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था तो अंग्रेजों को भारतीयों का साथ चाहिए था, इसलिए पहली बार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद क्या होता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, स्टीफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम भारतीय संविधान बनाने के मसौदा के साथ साथ भारत आए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपका संविधान का निर्माण करेंगे, हम भारत को डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें कब करेंगे, युद्ध के बाद। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये आपकी कैसी है, पोस्ट डेटेड चेक। इस प्रकार क्रिप्स मिशन क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये सारी थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको बहुत डिटेल से क्रिप्स मिशन पढ़ाया, उसकी क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें सफलता सीरीज में पढ़ाई हैं। अगर आपने सफलता सीरीज को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन कर रही हूँ, ताकि जब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ा। क्योंकि भारतीयों के डोमिनियन स्टेट 1928 में नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेट मांगा था। 1928 से 1942 हो गया, अभी तक आप डोमिनियन स्टेट नहीं दे पाए। अब 1942 में हम कह रहे हैं कि हम आपको युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि ये कैसी है, पोस्ट डेटेड चेक है। अच्छा, 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने का लक्ष्य रखा था। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसीलिए अपना संविधान हमने 26 जनवरी को लागू किया था, इस डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए। इसके बाद क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। उस टाइम पे मुस्लिम लीग की अपनी मांग चल रही थी। मुस्लिम लीग क्या कर रहा था, पृथक पाकिस्तान की मांग को कर रहा था। पृथक पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया। दो संविधान सभा के विचार को किसने अस्वीकार किया था, कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हम आपके यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने 389 सीटें निर्धारित की हमारे संविधान सभा में, जिसको ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों में बांटी गई। इसके बाद जो 296 सीटें थी ब्रिटिश प्रांत की,
उसमें 292 सीटें तो आपके नॉर्मल ब्रिटिश प्रांत को गई, 4 सीटें आपकी चीफ कमिश्नरी को गई थी। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़, गजित, बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र आपके कैसे थे, चीफ कमिश्नरी थे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। इसके बाद क्या होता है, 22 जुलाई 1947 को संघ का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है। भारत अपना राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाता है, 22 जुलाई 1947 को हमने अपने तिरंगा को अपनाया। तिरंगा का अनुपात क्या होता है, तिरंगा का हमारा अनुपात होता है 3:2 का। तिरंगा में कितने रंग है, 3 रंग है। हरा रंग किसको दर्शाता है, हरा रंग आपकी खुशहाली को दर्शाता है। सफ़ेद रंग किसको दर्शाता है, सफ़ेद रंग आपके शांति को दर्शाता है। इसके साथ साथ केसरिया रंग, केसरिया रंग आपके शौर्य और बलिदान को प्रतीक को दर्शाता है। और जो उसमें चक्र बना हुआ, चक्र इसको दर्शाता है, चक्र आपकी गतिशीलता को दर्शाता है कि हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। अच्छा बताइए, जो झंडा समिति बनी थी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्लासेस में आपने पढ़ा है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो हमारे तिरंगा की डिजाइन किसने बनाई थी, पिंगली वेंकैया ने हमारी तिरंगा की डिजाइन बनाई थी। क्लियर हो क्या। मई 1949 में भारत क्या हुआ, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ में कौन से देश होते हैं, कॉमनवेल्थ में वो सारे देश शामिल होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। तो जब 1949 में भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना तो उसका मतलब हुआ कि भारत अभी भी ब्रिटेन का गुलाम है, नहीं। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट किया भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन रहा है, लेकिन ये भारत की स्वैच्छिक इच्छा है, हम जब चाहें इसको हम त्याग कर सकते हैं, जब चाहें इससे हट सकते हैं, क्योंकि हम कैसे हैं, भारत संप्रभु राज्य है। संप्रभु का मतलब क्या होता है, हम अपने आंतरिक और विदेशी सभी मामलों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब जैसे रूस यूक्रेन चल रहा था, उस टाइम पे हमें रूस का साथ देना है कि यूक्रेन का साथ देना है, कि हमें दोनों में तटस्थ रहना है, कि हमारा निर्णय था। रूस हमसे नहीं कह सकता कि आप हमारा साथ दीजिए, यूक्रेन नहीं कह सकता कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है। हम अपने देशी और विदेशी मामलों के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमारा जो राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना हमारी इच्छा थी, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने संविधान का अंगीकरण किया। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 395 में किया गया है। अनुच्छेद 395 में बनाया गया कि हमने इतने अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अपना संविधान हमने कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और 26 जनवरी को भारत कैसा बन गया था, गणतंत्र बन गया था। अभी मैं आपको संविधान से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेटें याद करा रही हूँ, क्योंकि इन डेटों से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने ये 75 पेज की PDF को अच्छे से पढ़ लिया तो पॉलिटी का आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। बस आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा और SCRT के जो नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में दिए उनको मल्टीपल टाइम पढ़ते रहिएगा। ओके। 24 जनवरी 1950 को हमने 3 काम किए। सबसे पहले तो हमने अपने राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया, दूसरा हमने अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया, तीसरा हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। अच्छा बताइए, राष्ट्रगान को हमने पहली बार कब गाया था और राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया था? राष्ट्रगीत को पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विश्व नारायण धर ने। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके एक उपन्यास भी आनंद मठ में कौन से विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल विभाजन के समय एक गीत लिखा था जो बाद में जाके बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। कौन सा? अमार सुमार बांग्ला गीत। अमार सुमार बांग्ला गीत की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। क्लियर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं थी, एक तो मराठा थी, एक क्या थी? केसरी। बाल गंगाधर तिलक की एक फेमस किताब कौन सी थी? गीता रहस्य। गीता रहस्य को इन्होंने कहाँ पे लिखा था? मांडले जेल में गीता रहस्य को लिखा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किस कहते हैं? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तिलक जी को। कहाँ पे प्रारंभ किया था? महाराष्ट्र में। क्लियर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें ऐसे रिवाइज कराती रहूंगी मल्टीपल टाइम, तो आपके एग्जाम तक सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपकी सफलता सीरीज आ रही, और पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एक मेरा वीडियो आता है जिसमें हम सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब जीएस के मल्टीपल टॉपिक को हम एक क्लास में डिस्कस करते हैं, उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। ओके। 26 जनवरी 1950 को क्या होते हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है और भारत कैसे हो जाते हैं? गणतंत्र बन जाता है। क्लियर हो क्या? इसके बाद हमारी कुछ समितियाँ थी, समितियों से अध्यक्ष से जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। प्रक्रिया समिति, संचालक समिति, वित्त और कर्मचारी समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक समिति, जनजाति के अधिकार और क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार के, सलाहकार समिति के, प्रांतीय समिति के, इन सब के अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि कब मिली थी? बारदौली सत्याग्रह 1928 में जब बारदौली सत्याग्रह हुआ था तो सरदार पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा कहाँ पे? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में, गुजरात के सरदार सरोवर डैम पर। क्लियर। कितनी ऊंचाई है, उसके वास्तुकार कौन है? दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संघ शक्ति, संविधान समिति, राज्य समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार समिति के नहीं थे, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी। एस.सी. मुखर्जी हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध कहाँ से? बिहार से। आधुनिक बिहार के निर्माता किसको बोलते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बोलते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसको जानते हैं? श्री कृष्ण जी को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। अच्छा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, कि हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से क्षेत्रों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। अभी हाल ही में गोपीनाथ बारदोलाई अवार्ड किसको दिया गया था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाली सीतारामैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुख्य आयुक्त के प्रांतों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाली सीतारामैया। इसके साथ साथ आपकी साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? साख समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष किया मुंशी। संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। जीवी मावलकर आपके लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बनते हैं। कुछ ऐसी समितियां हो सकती है जो आपने नहीं पढ़ी हो, लेकिन मैंने देखा कि अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो उन सारी चीज़ों को समावेश किया गया है। क्लियर हो क्या? अब संविधान सभा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। थोड़ी स्पीड रहेगी लेकिन आप सब चीज़ें समझ लीजिएगा। भारत का संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारे यहाँ पे जो संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। राष्ट्रपति शासन हमने कहाँ से लिया है? राष्ट्रपति शासन हमें अमेरिका से लिया है। लेकिन हमारे यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है। जैसे अमेरिका में क्या होता है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है, लेकिन ये व्यवस्था हमने नहीं ली है। हमारे यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर काम करती है। संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमारे भारत में क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारे यहाँ पे जो कि वास्तविक और नाम मात्र की कौन होती है? कार्यपालिका।
हमारे यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। जैसे राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? हमारे प्रधानमंत्री के पास है। और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। और अभी हाल ही में हमारी 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 17वीं लोकसभा का समय काल कब से समाप्त हो रहा है? तो 16 जून 2024 को हमारी 17वीं लोकसभा का टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या होता है? बहुमत दल का सहायक सन होता है। विधायिका कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नेतृत्व होता है, वो वास्तविक शक्ति इनके पास निहित होती है। लोकसभा हमारा कैसा है? निचला सदन है। राज्यसभा कैसा है? उच्च सदन है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति कैसा होता है? निर्वाचित होता है। तो आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप कम कर लीजिएगा, बस आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं।